नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस मुमताज़ का एक ऐसा इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे जिसमें उन्होंने खुलकर कई मामलों पर और अपने समकालीन सितारों पर बहुत लंबी बात की और खुलकर सारी बातें कह दी। और इस इंटरव्यू की शुरुआत होती है एक सवाल से कि पीछे मुड़कर अगर देखें तो आप अपनी सफलता के पीछे मुख्य वजह मुमताज़ जी क्या मानती हैं। मुमताज़ इसके जवाब में कहती हैं कि मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं सुंदर हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे परिवार को मैं अच्छी दिखने वाली नहीं लगती थी, बल्कि वो तो मेरी बहन मलिका को खूबसूरत समझते थे। लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कभी हार नहीं मानती, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करती रही, अपना रास्ता बनाती गई और यहाँ तक पहुंची। अगला सवाल पूछा जाता है कि माना जाता है कि महमूद की सिफारिश आपके करियर में एक स्टंट अभिनेता से एक अग्रणी महिला बनने के लिए जिम्मेदार है। मुमताज़ कहती हैं कि महमूद साहब जैसे लोग कम ही होते हैं। जब मैंने साल 1963 में सेहरा फिल्म की और फिर 1965 में काजल, तो उनके साथ जोड़ी बनाई गई थी और तब मैं छोटी थी। आमतौर पर लोग किसी और को अपनी अनुशंसा नहीं करते और उन्हें डर है कि उनकी खुद की जोड़ी प्रभावित हो सकती है, तो कुछ लोग दूसरों को देने के लिए अपना हाथ काट लेते हैं। लेकिन महमूद साहब में वो उदारता थी। वो मेरी फिल्मों की रीलें आर के स्टूडियो में लेकर गए और यूसुफ साहब दिलीप साहब को दिखाई, जो कि राम और श्याम में दोहरी भूमिका निभा रहे थे, डबल रोल कर रहे थे। महमूद साहब ने यूसुफ साहब से मेरे साथ फिल्म में काम करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें वहीदा जी भी थी। अब यूसुफ साहब सहमत हो गए और यहीं से किस्मत मेरी खुल गई। उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दारा सिंह जी 1964 से 68 के बीच टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तने हिंद, डाकू मंगल सिंह जैसी तमाम फिल्में की और 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में स्टंट हीरोइन के रूप में पहचाने जाने के बाद मैंने अन्य प्रमुख कलाकारों के साथ भी जोड़ी बनाना शुरू किया। मुमताज़ से अगला सवाल पूछा जाता है कि साल 1968 में आई ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर के साथ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने ने आपको बहुत लोकप्रियता दिखाई और आपको दिलाई लोकप्रियता। आप इस पर क्या कहेंगी? तो इस पर मुमताज़ कहती हैं कि तब मैं सिर्फ, आपको यकीन नहीं होगा, 15 या 16 साल की थी और मैं घबरा गई थी, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित बैनर जीपी सिप्पी की फिल्म थी जिसमें प्रसिद्ध निर्देशक भप्पी सोनी और स्टार शम्मी कपूर थे। लेकिन मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ईश्वर की कृपा से गानों के मामले में मैं भाग्यशाली थी। शम्मी जी के साथ मेरा सिर्फ एक डांस नंबर था। ये मेरा मुकद्दर ही था कि आजकल तेरे मेरे प्यार की इस गाने को इतना हिट मिला, लोगों ने इतना पसंद किया इसे। या तो आपके पास चलने के लिए लचक है या नहीं, धक्का मारकर आप करवा सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। स्वर्गीय भानु अथैया जी द्वारा डिज़ाइन की गई नारंगी साड़ी को मुमताज़ साड़ी तक कहा जाने लगा था उस दौर में, अगर आपको याद हो। फिर ज़्यादातर फिल्मों में मैं नारंगी रंग की साड़ी में होती थी। आपको याद होगा 2 रास्ते, बिंदिया चमकेगी और जय जय शिव शंकर, आपकी कसम जो फिल्म का गाना है। उन गीतों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें, हालांकि सफ़ेद मेरा पसंदीदा रंग है, लेकिन उसमें आपको वो शेडो दिखाई देगा जो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे वाले गाने में है। अगला सवाल होता है कि जब शम्मी कपूर के साथ आपका शुरुआती रोमांस हो गया था तो आप फिर परेशान क्यों थीं? यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो दरअसल शम्मी कपूर और मुमताज़ के अफेयर और शादी न करने के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल था। इस पर मुमताज़ कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं उनसे बेहद प्यार करती थी। मेरा मानना है कि शम्मी जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे दुख हुआ कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकी, क्योंकि तब मैं सिर्फ 17 साल की थी और वो मुझसे 18 साल बड़े थे। मेरे लिए शादी करना बहुत जल्दी था और मुझे कुछ बनना था। हम समझदारी से अलग हुए। उन्होंने मेरे दिल में दर्द छोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। वो बहुत प्यारे थे और मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन आप नियति से नहीं लड़ सकते। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैंने शादी कर ली होती तो ये काम नहीं होता जो मैंने बाद में किया,
क्योंकि मैं हमेशा अपने दिल में एक पछतावा रखती कि मैं अभिनय करना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी और मैं कुछ हासिल करना चाहती थी। कपूर परिवार इस बात को लेकर बहुत सख्त था कि उनकी बहुएं फिल्मों में काम ना करें। फिर भी शमी जी ने एक ऐसी अद्भुत महिला, एक खूबसूरत इंसान नीला देवी से शादी की और नीला जी बहुत प्यारी हैं और वो उनके लिए बहुत उचित थी। उन्होंने पूरी तरीके से शमी जी को, बच्चों को पूरी तरीके से संभाला। अगला सवाल होता है मुमताज़ से कि चंदन वोहरा की जो फिल्म साल 1970 में आई खिलौना, उसके बारे में लोगों की धारणा बदल गई थी आपके बारे में। इस पर मुमताज़ कहती हैं कि मुझे पहले कभी इतनी गंभीर भूमिका पेश ही नहीं की गई। एक वेश्या जो मानसिक रूप से परेशान आदमी की पत्नी होने का नाटक करती है, उसे ठीक करने के लिए। आमतौर पर मैंने टॉम बॉय की भूमिकाएं की और मैं निर्माता LV प्रसाद जी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने विश्वास किया कि मैं भूमिका के साथ न्याय कर पाऊंगी और मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं उन्हें निराश ना करूं। संजीव जी एक महान अभिनेता और सरल इंसान थे। मुझे दुख है कि वो बहुत जल्दी चले गए। कोई अन्य प्रदर्शन तो आपको गौरवान्वित महसूस कराता हो? ये सवाल अब पूछा गया कि इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के अलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको गौरवान्वित महसूस कराता है या जिसे आप चुनौतीपूर्ण मानती हो? मुमताज़ कहती हैं कि मेरा मानना है कि विजय आनंद की फिल्म मेरे सपने साल 1971 में आई, तेरे मेरे सपने, जिसके लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था। चरित्र एक समर्पित पत्नी का था जिसका अपने भौतिकवादी डॉक्टर पति से मोह भंग हो जाता है और उसमें परतें थीं। एक अभिनेता के तौर पर यह चुनौतीपूर्ण था। गुल्डी के रूप में हमने अपना एक बेहतरीन निर्देशक खो दिया। जीवन की बगिया का चित्रण बहुत कसा हुआ और सौंदर्यपरक था। मैंने पूरी फिल्म के दौरान साड़ी पहनी थी। लंबी होने की वजह से साड़ी मुझ पर सबसे अच्छी लगती थी। और राजेश खन्ना और आपने लगभग 10 फिल्मों के साथ एक ब्लॉकबस्टर टीम बनाई। आपकी हिट जोड़ी का क्या राज था? अब ये सवाल मुमताज़ से पूछा गया। मुमताज़ कहती हैं कि काका के साथ मेरी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। 1969 से लेकर 1975 के बीच, दो रास्ते से लेकर प्रेम कहानी तक हमने जरा भी परवाह नहीं की। शायद हमारे सितारे मिलते थे। हम एक दूसरे के लिए भाग्यशाली थे, अन्यथा काका एक अच्छे अभिनेता थे जिन्होंने कई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ अभिनय किया और उन पर बेहतरीन गाने फिल्माए गए थे। लेकिन उनके साथ मेरी हर फिल्म हिट रही। ये भाग्य का लेखा कहिए या जो भी, लेकिन अब जो भी है, काका के साथ एक भी फिल्म मेरी ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये फला फिल्म है जो मुमताज़ के साथ थी वो फ्लॉप हो गई। अगला सवाल हुआ शादीशुदा जिंदगी को लेकर कि कथित तौर पर जब आपकी शादी हुई तो राजेश खन्ना परेशान हो गए थे और स्क्रीन पार्टनरशिप के अंत में रोए भी थे। इस तरह की खबरें आई थी, इस पर आप क्या कहेंगी? मुमताज़ कहती हैं कि लोग ऐसा कहते हैं जबकि मैं यहाँ नहीं थी। काका इतने घमंडी थे कि उन्होंने मेरे मुंह पर यह बात नहीं की, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जब मैंने शादी कर ली और भारत छोड़ दिया तो काका ने कहा कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। जाहिर तौर पर उन्होंने मुझे बहुत याद किया क्योंकि हमने इतनी अच्छी तस्वीरें खींची, बहुत अच्छी जोड़ी स्क्रीन पर बनाई, फिल्में की। लेकिन जब वो बीमार थे तो मैंने उनसे मुलाकात की। अंजू महेंद्रो भी वहाँ पर थीं और डिम्पल भी वहाँ पर थीं। परिवार ने काका की बहुत अच्छे से देखभाल की। मुझे आज भी उनकी याद आती है। जब मैं उन्हें टीवी पर देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुदा के आगे किसी की नहीं चलती। मुमताज़ से अगला सवाल हुआ कि फिरोज़ खान की अपराध 1972 में जो आई थी, अपराध ने आपके ग्लैमर को उजागर किया था। बिकनी सीन शूट करते समय आप कितनी सचेत थी? मुमताज़ कहती है कि मैं बिकनी पहनने से कतरा रही थी, लेकिन फिरोज़ खान साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि अगर वो स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा तो वो सीन ही हटा देंगे। आप देखिए, मुझे हमेशा अपनी भारी जांघों को लेकर शिकायत रहती है, थोड़ा मोटापे को लेकर के। मुझे डर था कि मैं स्क्रीन पर मोटी दिखूंगी। एक एक्ट्रेस के रूप में मेरा लक्ष्य पूर्णता था और आप स्क्रीन पर भद्दे ढंग से नहीं दिख सकते थे, ये मेरी कोशिश थी।
अगला सवाल होता है कि क्या आप अपने फिगर को मेंटेन रखने को लेकर काफ़ी जुनूनी थी उस दौर में? और वो कहती हैं कि मेरा फिगर बहुत ही कामुक था, मैं कभी बहुत पतली नहीं थी, मैं हर जगह भारी थी, मुझे अपना वज़न कंट्रोल करना पड़ा। एक महिला को आनुपातिक दिखना चाहिए, कंट्रोल में दिखना चाहिए। मैं मोटी कहलाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसी थी वैसी थी, आपके सामने हूँ। अगला सवाल होता है कि क्या आप अभी भी अपने लुक और फिटनेस को लेकर सचेत रहती हैं? मुमताज़ कहती हैं कि अभिनेता होने, एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखने की चुनौती भी रहती है। और हंसते हुए कहती हैं कि एक एक्ट्रेस से या एक्टर से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो मृत्यु के बाद भी सुंदर दिखे, जनाजा भी खूबसूरत लगना चाहिए। ये सच है, लेकिन मुझे सामान्य रूप से रहना पसंद है। मुझे गृहिणी होने का आनंद मिलता है और मैं सब्जियों, फलों की खरीदारी करने जाती हूँ। मैं हर चीज़ का अनुभव करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। और अनजाने में ली गई अनौपचारिक तस्वीर जिसमें आप उतने अच्छे नहीं दिखते, वायरल हो सकती है। उदाहरण के लिए लगभग 20 साल पहले जब मैं कैंसर का इलाज करा रही थी तो मेरा पेट फूल गया था और वो फूली हुई तस्वीर सालों तक घूमती रही और मुझे ऐसी टिप्पणियाँ मिली कि मुमताज़ ख़त्म हो गई है, क्या थी, क्या हो गई है, और ये सब कुछ मुझे सुनने को मिला। जबकि इतनी उम्र होने के बाद भी 75 प्लस मैं हूँ, लेकिन अभी भी मैं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ और योगा करती हूँ और हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मैं अच्छी दिखूँ। अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं है। और इसके बाद वो कहती हैं कि बोटॉक्स, प्लास्टिक सर्जरी या कुछ भी जो आपके रंग रूप को निखारता हो वो गलत नहीं है। दिन के अंत में आपको सुंदर दिखना ही होगा। एक वाह चेहरा, एक वाह फिगर, आप इसे कैसे बनाए रखते हैं ये आपकी पसंद है। अगला सवाल हुआ कि जाहिर तौर पर आपके छोड़ने के बाद एक्ट्रेस को आपकी तरह की सेक्स अपील का अनुकरण करने के लिए कहा गया होगा जब आपने फिल्में छोड़ी। मुमताज़ कहती हैं, मुझे अपनी तथाकथित सेक्स अपील और शक्ल सूरत अपनी ईरानी परिवार से विरासत में मिली। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रेखा चित्र पेन से बनाया गया हो। मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी चाची सभी खूबसूरत महिलाएं थीं और मैं उन जीनों को धारण करती हूँ। इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है। मुझे नहीं पता कि पाउट क्या है। मैं उन होठों के साथ पैदा हुई हूँ और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे मैंने जानबूझकर हासिल किया। जब मैंने अभिनय करना शुरू किया तो मुझसे कहा गया कि मेरी नाक बहुत छोटी है, कि मैं भारतीय नहीं लग रही हूँ, कि मुझे हीरोइन के तौर पर कास्ट नहीं किया जा सका। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैंने हार नहीं मानी और हार कभी माननी भी नहीं चाहिए। आपके सुपर स्टारडम ने आपकी समकालीन महिला कलाकारों में ईर्ष्या तो पैदा की ही होगी, ये सवाल होता है। मुमताज़ कहती हैं कि वो बेहतर जानते होंगे कि वो मुझसे ईर्ष्या करते थे या नहीं, वो सभी लोग। मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहती। मैं इसे समझने के लिए आप पर छोड़ना चाहती हूँ। मूल रूप से मैं टॉमबॉयज थी और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के साथ मेरी बेहतर बनती थी। आज भी मेरी पुरुषों से ज़्यादा बनती है और ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मयूर वाधवानी से शादी एक तरह अलग तरीके का खेल था क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस शादी में? वो कहती हैं कि ज़रूरी नहीं। मैं मयूर परिवार को तब से जानती थी जब मैं 10 साल की थी। मैं परिवार को अंदर और बाहर से जानना चाहती थी। मैं युगांडा भी गई थी, उनके साथ रह रही थी और ये एक घर से दूसरे घर जाने जैसा था। कठिन दौर वो था जब मेरा 3-4 बार मेरा अबॉर्शन हुआ और मैं डॉक्टर सोनावाला का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो पूरे समय मेरे डॉक्टर मेरे साथ रहे और उन्होंने पूरी निष्ठा से मेरी देखभाल की। मुझे पूरी टाइमिंग के लिए बिस्तर पर सीधे लेटने के लिए कहा गया था और मैं केवल वॉशरूम तक ही जा सकती थी। मुझे हर सुबह हार्मोन के इंजेक्शन और शाम को गोलियां लेनी पड़ती थी। मैंने नताशा की कल्पना युगांडा में की थी। तान्या को ले जाते समय मैं यहाँ कफ परेड में अपने घर में फंस गई थी। मुझे ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मुझे अद्भुत बेटियों का आशीर्वाद मिला और उसी तरह मैंने अपनी बेटी की शादी भी नहीं छोड़ी। इसलिए मेरा मियाँ भी मेरा ही है,
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत पहले ऐसी अफवाह थी कि मयूर का किसी अन्य महिला से संबंध है। इस पर आप क्या कहेंगे? पुरुषों के लिए पिछले दरवाजे से संबंध बनाना काफी आम बात है। मेरे पति के पास एक को छोड़कर कुछ भी नहीं था। मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने खुद मुझे इस बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें अमेरिका में एक लड़की पसंद आई थी। उनका जन्म और पालन पोषण अमेरिका में हुआ था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मुमताज़, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैं थोड़ा ज़िद्दी थी, थोड़ी नकचड़ी थी। लेकिन आज ये एक भूली हुई कहानी है, तो उम्र भी हो गई है। माफ़ तो ज़िंदगी में एक बार खुदा भी करता है। मैं एक रानी की तरह रहती हूँ। मेरे पति ने मुझे कभी किसी चीज़ की चाहत नहीं रखी। जो मैंने चाहा वो मुझे ला कर दिया। अगला सवाल होता है कि जाहिर है आपके बाद आप भी एक संक्षिप्त रिश्ते में आ जाएं। कहती हैं कि सच कहूँ तो उस प्रकरण के बाद मैं अकेलापन महसूस करने लगी थी। मैं थोड़ी रौब वाली ज़िद्दी हूँ, तो मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने भारत के लिए उड़ान भरी। मैं लंदन से इंडिया आ गई और जब भी आप कांटों के बीच होते हैं और कोई गुलाब लेकर आता है तो आप बहक जाते हैं। लेकिन इसमें कोई गंभीर बात नहीं थी, बस एक अस्थायी दौर था जो जल्द ही ख़त्म हो गया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति अब भी मुझसे इतना प्यार करते हैं और अगर मैं थोड़ा भी बीमार हो जाऊँ तो वो पूरी तरीके से हंगामा खड़ा कर देते हैं और ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। दोस्तों, ये इंटरव्यू मुमताज़ ने एक मैगज़ीन को सालों पहले दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने दिल का सूरत हाल बड़े ही खुलकर खुले अंदाज में बयां किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।